बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 1 इसका हो चुका। पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बुक खोल लीजिए या PDF जो है इसका निकाल लीजिए, ठीक है। फिर दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं, एग्जाम्पल्स, टेस्ट योर सेल्फ, और आखिर में आपके चैप्टर के लास्ट में दी गई प्रॉब्लम्स जो हैं ये सब बहुत अहम है। आपके बोर्ड के पेपर में टेस्ट योर सेल्फ इसमें से भी कुछ आ सकता है, एग्जाम्पल में से भी आ सकता है, और आपके चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है। इन सब पे अपनी ग्रिप करें, कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो हम एग्जाम्पल 1.7 कर चुके हैं। एग्जाम्पल 1.7 के बाद जो है एग्जाम्पल 1.8 आती है, वो हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 26 जो है PDF खोल लें, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, या बुक खोल लें, रजिस्टर भी खोल लें, साथ साथ जो है आपने सॉल्व करनी है, ठीक है भाई। चलते हैं एग्जाम्पल 1.8। डेटा एग्जाम्पल लिखूँगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है इतना, आपको पता है, ठीक है। तो पढ़ दूंगा मैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होगी। एग्जाम्पल 1.8 क्या कह रहा है इसके अंदर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। डेटा बनाने का तरीका पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, पार्ट 1 में। जो आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए उसको नोट करते जाएं। मैंने इतना ही पढ़ा है और उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मैंने यहीं तक पढ़ा और डेटा में लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर 2। अब देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। कॉमा लगा के वो बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो चीज़ें वो आपसे अब तक जानना चाहता है, मॉलिक्यूल्स की तादाद और मोल्स की तादाद। फिर आगे कह रहा है प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू कितना है? 8 ग्राम। सब्सटेंस क्या है आपके पास? यहाँ पर ग्लूकोज है, C6H12O6। इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि दो हैं ये सवाल। नंबर ऑफ़ मोल भी आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो पहले ए कर लेते हैं। इसमें आप जो है वो मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास ये है, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है भाई। मोलर मास वो आपको नहीं देगा, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास निकालने का तरीका बिल्कुल एक ही है कि जो भी आपके पास फॉर्मूला यूनिट मौजूद है या मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, उसके एटॉमिक मासेस का सम ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं यहीं कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैनेज करके। पहले मोलर मास ले लें या मास इन ग्राम लिख लेते हैं पहले। 8 ये आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ मोलर मास आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, मल्टीप्लाई बाय 6। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 एटम हैं हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहीं पर कर लें आप, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ आप नीचे लिख दें। पहले मल्टीप्लाई वाला काम जो है वो निपटा लें, मेरे साथ साथ करें। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बनेगा 72। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 जवाब आएगा। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 96। अब इनको आप जमा कर लें, ठीक है।
तो 96 प्लस 12 प्लस 72 180 इज इक्वल टू 180 A डॉट M डॉट U। ये आपके पास मोलर मास भी आ गया 180। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसका स्मॉल n है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब 8 को आप डिवाइड कर दें 180 पे, आपके पास मोल्स की तादाद जो है वो आ जाएगी 0.044 0.044 मोल्स जो हैं आपके पास आ चुके हैं। ठीक है भाई, ये क्या मोल, किसके मोल आए हैं आपके पास? जो सब्सटेंस आपको दिया गया है ग्लूकोज, इसके मोल आपके पास आ गए। अब जो है बी, इसकी तरफ चलते हैं। बी में उसने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है ये आपसे पूछे हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। इसका फॉर्मूला पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पहले ये लिखें, फिर क्लियर करें कि पार्टिकल्स जो हैं वो कौन से हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर हैं, आपको एवोगैड्रस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल्स के साथ, या एवोगैड्रस नंबर को मोल से मल्टीप्लाई कर दें या मोल को एवोगैड्रस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है, अगले स्टेप पे अब आप इसको क्लियर करेंगे कि ये पार्टिकल हैं कौन से, एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो ये हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मोल्स जो हैं अभी आपने फाइंड आउट किए हैं 0.044। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, सिक्स पॉइंट 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.044 0.264। इसका जवाब जो आपके पास आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने फाइंड आउट किए आपने, 0.264 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का तरीका कि पॉइंट जो है एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड के दो नंबर के दरमियान होना चाहिए। पॉइंट जो है एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड के सबसे आखिर के लेफ़्ट हैंड साइड के दो नंबर के दरमियान पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पर जो दो नंबर हैं वो 2 और 6 है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा 2 और 6 के दरमियान। तो ये आपको करना पड़ेगा। और जब आप पॉइंट को मूव कराते हैं तो इसका असर पावर पे पड़ता है, जो भी आगे लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू 2.64 इंटू 10⁻23, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट से राइट पर आया है इसलिए नेगेटिव की पावर यहाँ पर आएगी। ठीक है, और कौन सी नेगेटिव की आएगी, -1 आएगा, -2 आएगा, -3, क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया है इसने, इसलिए -1 इसके साथ आ जाएगा, -1। 2.64 इंटू 10⁻23 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई। आप चाहें तो इसके अंदर देख सकते हैं आपके पास जो जवाब आ रहा है। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर आपके बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं इसको 0.04 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0.044 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसने 0.04 को किया है। तो इसके मुताबिक भी देख लेते हैं। हमने एक इजाफी 4 लगाया है 0.044, इसने लिया है 0.04, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6.02
0.240 ये जवाब आ रहा है इसके पास। ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर बेहतर आपको आंसर निकालना है तो आप 0.044 लें जो कि मैंने लिया है, और अगर आप सिर्फ 0.4 लेते हैं और आपका जवाब जो है 2.64 के बजाय 2.40 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी ये आ रहा है। ठीक है, 0.240 कैलकुलेटर पे आ रहा है, बिल्कुल इसके मुताबिक, आपकी सोल्यूशन के मुताबिक जो बुक में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ये बनता है 2.40 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास निकल रहा है 2.64 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, और अगर आप बुक का जवाब जो है, ठीक है, बुक ने लिया है 0.04, बस मैंने लिया है 0.044, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप 0.04 के मुताबिक अगर चलेंगे तो आपका जवाब जो है, जो बुक में आ रहा है वो भी लिख देता हूँ। बुक में आपका जवाब आ रहा है ये 2.40 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो दोनों ही जवाब जो हैं वो सही हैं। ठीक है, दोनों ही जवाब जो हैं वो सही हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ, ये बड़ा अहम है। ठीक है, और टेस्ट योर सेल्फ में से भी आपके सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको। टेस्ट योर सेल्फ, ये पेज नंबर 26 पे मौजूद है। इसमें दो सवाल हैं। पहला तो थ्योरेटिकल है, प्रूव दैट एवोगैड्रस नंबर इज़ रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये तो थ्योरी है, इसको छोड़ें, क्योंकि हम तो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स वाले। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इसका डेटा लिख लें सेकंड का। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करें। किसके कैलकुलेट करें? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो आपके पास मास मौजूद है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 30 ग्राम, और सब्सटेंस जो है वो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है भाई, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा मोलर मास, ये है फार्मूला। अब यहाँ पर रफ वर्क थोड़ा सा कर लें आप। मोलर मास निकालने के लिए H3PO4, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, फास्फोरस का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो हाइड्रोजन का 1 एटम का एटॉमिक मास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 एटम है। ठीक है, प्लस फास्फोरस का 1 ही एटम है, इसका एटॉमिक मास जो बनता है वो 31 बनता है। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, 1 ही एटम है, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, एक का एटॉमिक मास 16 है, ये 4 हो गया। प्लस जहाँ लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ आप नीचे ले आएँ, 31 को भी नीचे ले आएँ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही जवाब आएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 जवाब आएगा। ठीक है, अब इन तीनों को आप प्लस कर दें, 60 और 30 ये हो गया आपका 90, 94, 95 और 98 जो है इसका जवाब बन रहा है 98। 3 + 31 + 64, 98 A.M.U, ये मोलर मास आपके पास आ गया फॉस्फोरिक एसिड का। यहाँ से अब चलें, मास इन ग्राम कितना है 30, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 98।
तो 30 को 98 पर डिवाइड कर दीजिए आप। 30 डिवाइडेड बाय 98, 0.306, 0.306 moles of phosphoric acid। ठीक है भाई, ये आपका जवाब हो गया टेस्ट योर सेल्फ का भी। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल 1.9 की तरफ। एग्जाम्पल 1.9 मैं पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 27 पे है। अ कॉइन ऑफ सिल्वर, अ कॉइन ऑफ सिल्वर। देखें, अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मुझे सब्सटेंस मिल गया। सब्सटेंस क्या है? सिल्वर। इसका सिंबल है Ag। ठीक है, अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। मास इन ग्राम आपको मिल गया, मास इन ग्राम कितना दिया है उसने? 8.5 ग्राम। 8.5 ग्राम सिल्वर का एक बना हुआ कॉइन है। ठीक है, उसका मास जो है 8.5 ग्राम है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन सिल्वर कॉइन। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है? 8.5। 8.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास सिल्वर का। मोलर मास पहले ही बता चुका हूँ, फार्मूला मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है। ये सिल्वर का एक कॉइन है जो कि प्योरली सिल्वर के एटम से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है वो एटॉमिक मास को लेंगे। सिल्वर का एटॉमिक मास जो है वो 107 बनता है, 107, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, 107 एटॉमिक मास है सिल्वर का। तो 8.5 को आप डिवाइड कर दें, 8.5 डिवाइडेड बाय 107, 0.079, 0.079, 0.079 मोल्स आपके पास आ गए। आपकी बुक में लिखा हुआ है 0.07, तो आप वो भी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0.07 आपकी बुक में लिखा हुआ है तो वो भी सही है। ठीक है, और 0.079 मोल्स ऑफ सिल्वर ये भी सही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब एग्जाम्पल 1.10 की तरफ। एग्जाम्पल 1.10 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल उसने बोला है पहले कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 में कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दें। नंबर 3 एंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, 3 चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है। आपसे मोल्स भी पूछ रहा है, आपसे मॉलिक्यूल्स की तादाद भी पूछ रहा है, और एटम्स की तादाद भी पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम। 10 ग्राम आपको मिल गया मास इन ग्राम। मास इन ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। सब्सटेंस क्या है? ये बड़ी अहम चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस जो है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। H2SO4। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसको ABC करना पड़ेगा। पहली चीज़ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका फॉर्मूला लगा लें। नंबर ऑफ मोल्स
बराबर हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम हमारे पास कितना है 10, मोलर मास यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लें H2SO4 का, H2SO4। आप एक रफ पोर्शन बना लें साइड में, जिस तरह मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही आप इनको भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फ़र का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नंबर 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सल्फ़र का 32 आ जाएगा, एक ही एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, एक का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस जहाँ जहाँ लिखा है एज इट इज़ लिख लें। 32 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, 32 को एज इट इज़ लिख लें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जवाब आएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 जवाब आएगा। अब इन सबको आप जमा कर लें, 64 प्लस 32, 60 और 30 90 हो गया, 94 96 98 A.M.U, ये आ गया आपके पास मोलर मास। तो यहाँ पर आएगा 98। जगह की कमी की वजह से मैं आगे ही लेके चल रहा हूँ, इक्वल का निशान साथ ही बना रहा हूँ इसके, आप चाहें तो नीचे बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 को 98 पे डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाय 98, 0.102 मोल्स। मोल्स की तादाद H2SO4 की आपके पास आ गई। आपके जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 27 पेज के ऊपर एग्जाम्पल 1.10 में इसने 0.10 लिया हुआ, ठीक है, मैंने 0.102 लिया हुआ, तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे परेशान आपने नहीं होना, ठीक है। बी में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ़ आइंस आपको फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ़ एटम आपको फाइंड आउट करने हो, इनके लिए हमारे पास एक ही जो है वो फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हो, एक ही हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है और वो ये रहा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर हैं एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इसकी जगह पर आ जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मोल्स जो हैं अभी हमने फाइंड आउट किए 0.10। मैं बुक के मुताबिक ही ले चलता हूँ इसको 0.10, ताकि कन्फ्यूजन किसी भी किस्म की न रहे। 6.02 को 6.02 को मल्टीप्लाई कर लें 0.10 से, 0.602 इसका जवाब आ रहा है, 0.602। साइंटिफिक नोटेशन आपको ऐसे ही लेना है 10⁻23, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के दरमियान नहीं है, इस पॉइंट को 6 और 0 के दरमियान आना चाहिए। इस 6 और इस 0 के दरमियान इस पॉइंट को आप यहाँ लेके आएंगे, पॉइंट लेफ़्ट से राइट आएगा तो नेगेटिव होगा, और एक डिजिट क्रॉस कर रहा है ये पॉइंट, वो डिजिट है 6, तो -1 पावर आ जाएगी। ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 -1 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आपका जवाब आ गया। समझ में आ रही है बात आप? अब आगे अगर आप देखें ना, आपकी बुक में क्या सॉल्यूशन मौजूद है, 6.02 इंटू 10⁻22 सही है बिल्कुल। जो आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 27 पे एग्जाम्पल में, वही मेरा भी जवाब आया। लेकिन आपकी बुक के अंदर पूरी बात नहीं की गई। पूरी बात क्या नहीं की गई कि मोल्स तो फाइंड आउट कर दिए गए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर दिए गए, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, एटम्स की तादाद को आपकी बुक में नहीं दिया गया। एटम्स की तादाद को देना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एटम्स की तादाद को? हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद तो है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप।
एटम्स का ग्रुप। कहाँ है ये मॉलिक्यूल? ये रहा H2SO4। अब इस H2SO4 के अंदर अगर आप देखें H2SO4, तो इसमें टोटल एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? 2 ये रहे, एक ये रहा, 3 और 4 ये रहे, 3 और 4 7, टोटल 7 एटम्स हैं इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? 7 एटम हैं। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? अगर सपोज़ करें कि आपके पास मॉलिक्यूल 5 होते, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 7। अगर आपके पास जो है वो 5 मॉलिक्यूल होते, आपसे टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स पूछा जाता, तो आप क्या करते? जब आपको ये बात पता है कि एक मॉलिक्यूल में 7 एटम हैं और टोटल हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं, तो आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो आपको 5 मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल एटम्स की तादाद पता लग जाएगी। यहाँ मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। 5 आपके पास क्या हैं? H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं और एक के अंदर कितने एटम हैं? एक में 7 है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम हो जाएंगे? 7 + 7 14। 3 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम हो जाएंगे? 21। 4 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे? 28। 5 मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 35। तो ये 35 जो आपको एटम्स पता चले हैं टोटल 5 मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये 35 आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको एक मॉलिक्यूल की तादाद का पता चल गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से या 5 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, एक ही बात है। देखें आपके पास वही जवाब आएगा, 35 एटम्स, 35 टोटल एटम्स इन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। बात समझ में आ गई? अब आपके पास यहाँ पर 5 H2SO4 के मॉलिक्यूल नहीं हैं, आपके पास कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं? 6.02 × 10⁻23, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है और इन सारे मॉलिक्यूल्स में से हर एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, उसमें कितने एटम हैं? 7 एटम हैं। उसने आपसे एटम्स की तादाद पूछी है टोटल। तो आपने क्या करना है? 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 × 10⁻23 से। आपको टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर पता लग जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा पीछे बैक करें और तसल्ली से मेरी बात को समझें। ये एग्जाम्पल जो मैंने दी है इसको भी समझने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे अब ये सी वाला पोर्शन यहीं ज़रा मैनेज करके इसको यहीं कर देता हूँ इन शॉर्ट करके। ये हो गया सी, नंबर ऑफ एटम्स। इसके लिए आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। देयर आर 7 एटम्स इन वन H2SO4 मॉलिक्यूल, हैंस लिहाजा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू के बाद आप मेरे पास जगह कम है, नीचे लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻22। इसी के आगे इक्वल का निशान बना रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। तो 7 को मल्टीप्लाई करें अगर हम, 7 मल्टीप्लाई बाय 6.02 42.14, इसका जवाब आएगा। बल्कि मैं यहीं लिख दूँ, यहाँ जगह तंग पड़ रही है तो यहाँ लिख देता हूँ जवाब इसका, ठीक है भाई। यहाँ लिख रहा हूँ मैं जवाब, 7 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो इसका जवाब आया 42.14 × 10⁻23 टोटल एटम्स।
प्रेजेंट इन 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात आपको? अब पॉइंट जो है वो हमारा लास्ट के लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट के 2 डिजिट के दरमियान नहीं है, इस पॉइंट को यहाँ आना चाहिए 4 और 2 के दरमियान। तो हम इसको जब यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4.214 इंटू 10⁻, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है इसलिए पॉजिटिव की पावर आएगी। और कितनी पॉजिटिव की पावर आएगी? +1 की। ठीक है, क्योंकि राइट से लेफ़्ट गया है और एक डिजिट इसने 2 जो है वो क्रॉस किया है, तो 22 + 1 हो जाएगा ये, और 4.214 इंटू 10⁻23 एटम्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपका जवाब हो गया जो कि आपकी बुक में नहीं था, वो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1.10 तक हो चुकी है। आगे देखें, अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट में। एग्जाम्पल 1.11 अभी मौजूद है। एग्जाम्पल 1.11 ये आ गई, इसका डेटा। लेकिन इस एग्जाम्पल को आगे ले जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो है वो फार्मूले से आपका मसला हल हो जाता है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें फार्मूले के साथ साथ आपको केमिकल इक्वेशन की मदद से भी अपना मसला हल करना होता है। ये ऐसी ही प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको फार्मूले के साथ साथ जो है वो केमिकल इक्वेशन से भी अपने आप को अपना मसला निकालना आपको आना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? वो मैं करके दिखाता हूँ। और ये किस मेथड से होगा जिसके तहत आप जो है वो केमिकल इक्वेशन की मदद से अपना कोई मसला हल कर सकते हैं? ये यूनिटरी मेथड से होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड के ऊपर अगर आपको अच्छे से ग्रिप करनी है तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मोल लिखिए, मोल बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, 12 वीडियोस मैंने बनाई हैं। यूनिटरी मेथड बहुत ज़्यादा अहम है, आपका 9 का कैलिबर है। अगर आपने अभी इसके ऊपर ग्रिप ना की अच्छी तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्री टेस्ट में आपको इक्वेशंस ही मिलेंगी और उन इक्वेशंस की मदद से आपको अपना मसला हल करना होगा। और जहाँ पर केमिकल इक्वेशन आ जाएगी वहाँ पर यूनिटरी मेथड ही आपको हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर कंप्लीट ग्रिप करें। ठीक है, बाकी फर्स्ट ईयर में स्टोइकियोमेट्री चैप्टर नंबर 1 जो मैं बना चुका हूँ उस पर तो मैं तफसील से यूनिटरी मेथड करके दिखा चुका हूँ बच्चों को, और काफ़ी बच्चों को वो आ भी गया है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। बहरहाल 1.11 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपसे जो पूछ रहा है इसके अंदर वो लीटर पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम इसने पूछा है आपसे। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली बताना पड़ेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये जो है वो वॉल्यूम सर आपने लिख दिया, वहाँ तो उसने पूछा है हमसे हाउ मैनी लीटर्स। तो जब भी आपसे लीटर में कोई चीज़ पूछी जाती है, आपसे क्यूबिक डेसीमीटर में कोई चीज़ पूछी जाती है, या फिर आपसे जो है वो ये 2 ही हैं, 4 आपको मैं बता देता हूँ यूनिट, ये जब भी आए तो समझ जाइएगा कि वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, एक हमारे पास यूनिट है लीटर का जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर आ जाता है, ये भी आ जाए तो समझ जाइए वॉल्यूम की बात हो रही है। तीसरा हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये अगर आ जाए तो समझ जाइए वॉल्यूम की बात हो रही है। चौथा हमारे पास मिलीलीटर है, ml। ये चारों यूनिट जब भी आपको नज़र आएँ आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो उसने क्लियरली हमें शुरू में ही पूछा है हमसे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हमसे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जानना चाहता है। नंबर 2 फिर आगे कह रहा है वुड बी प्रोड्यूस्ड, पैदा होगा
इफ़ 0.450 ऑफ अ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके पास मोल्स मौजूद हैं, इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मोल्स किस चीज़ के दिए गए हैं। आपको मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड उसने आपको दिए हैं 0.450। तो ये मोल्स जो उसने दिए हैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं दिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर। ये जो चीज़ है ना एसटीपी, इसको सिर्फ आप ऐसे ही लिख लें फ़िलहाल, अभी इसके ऊपर डिटेल्ड बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात याद रख लें, जब भी केमिकल इक्वेशंस की मदद से आपका कोई मसला हल होने जा रहा हो, ठीक है, और तो वहाँ पर ये चेक कर लीजिए क्या उसने एसटीपी की बात बोली है या नहीं बोली। बहरहाल 9 के लेवल के ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसने एसटीपी दिया हुआ। अब केमिकल इक्वेशन हमारे पास जो उसने दी है वो उसने दी नहीं है, हमें यहाँ पे देनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि आपको केमिकल इक्वेशन मिलती है, लेकिन ये एग्जाम्पल है तो इसमें उसने दी नहीं, लेकिन सल्यूशन में उसने सॉल्व करते हुए केमिकल इक्वेशन लिखी है। ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन में ही केमिकल इक्वेशन दी जाती है बाकायदा, वरना तो आप कर ही नहीं सकते। तो वो केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बगैर आगे चल नहीं सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन रही है। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आप इसको चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर लें। क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दें, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन हो गए। यही 2 आप यहाँ लगा दें तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, हो गए 4 ऑक्सीजन। कार्बन भी 2 ये रहे, 2 ये रहे, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है भाई, ये याद रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको कई चीज़ें बताती है। इक्वेशन जो है वो आपको मोल्स की तादाद भी बताती है, इक्वेशन जो है वो आपको मास भी बताती है, इक्वेशन जो है वो आपको वॉल्यूम भी बताती है। समझ में आ गई बात। ये असल में क्या है, अब यहाँ पर ये जो मोल कैसे फाइंड आउट करें हम इक्वेशन में, इक्वेशन जब बैलेंस हो चुकी तो मोल फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान होता है। इक्वेशन में इक्वेशन के मोल, आपने इक्वेशन के मोल और ये जो मोल आपको गिवन दिए हुए होते हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। ये बात मेरी सुन लीजिए, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। गिवन मोल जो हैं उनका मामला अलग है, इक्वेशन के जो मोल आप निकालते हैं उनका मामला अलग है। इक्वेशन के मोल निकालने के लिए बहुत आसान सा काम है कि जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको लिखें, ये आ गया 2 मोल, यानी कि 2 मोल हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के। ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए 1 मोल है ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 मोल हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के। समझ में आ गई बात। अब एक जो जुमला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसको इसी तरह लिख लें और अच्छी तरह उसको याद कर लें। ये मेरी नसीहत है आपको, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्या है ये लिख लीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ। वॉल्यूम 1, ये बल्कि 1 मोल, इसको याद कर लें अच्छी तरह। भले आपको ये समझ में अभी आए या ना आए, आप भूल जाएं, लेकिन आप इसको ऐसे याद कर लें इस जुमले को जैसे आपको अपना नाम याद है। 1 मोल of any gas at STP occupies volume 22.4 cubic decimeter। क्या है इस जुमले के अंदर बात, किसी भी गैस का 1 मोल जो है एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, वो कितना वॉल्यूम कवर करता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। लिख लिया, याद कर लिया, अच्छे से इसको याद कर लें, भूलना नहीं है आपने इसको। समझ में आ रही है बात, इसको आपने भूलना नहीं है। इस जुमले का फ़ायदा यहाँ पर आपको होगा
क्या ये तीनों गैसेस एसटीपी पे नहीं हैं? बिल्कुल हैं। ये देख लीजिए, एसटीपी के ऊपर तीनों गैसेस मौजूद हैं। तो अगर ये तीनों गैसेस एसटीपी के ऊपर मौजूद हैं तो ये 2 मोल इसके लिखे हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, 1 मोल ऑक्सीजन का लिखा हुआ है और 2 मोल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिखे हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि 2 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसमें से 1 मोल जो है उसने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। क्योंकि 2 मोल हैं तो इसीलिए 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर का डबल क्या हो जाएगा? 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह ऑक्सीजन भी एसटीपी के ऊपर है, उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम हो जाएगा? उसका 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। यूनिट लाजमी लिखना है, क्यूबिक डेसीमीटर। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल हैं तो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर का डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। समझ में आ गई बात आपको? सारा गेम यहीं पर है, ये करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जिन बच्चों की यूनिटरी मेथड के ऊपर अच्छी ग्रिप है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो आसानी से इस सारे मसले को समझ रहे होंगे। लेकिन जिनकी नहीं होगी वो इस वक्त यकीनन बहुत परेशान होंगे कि सर ये क्या मुसीबत हमारे गले आपने डाल दी। अभी तक की वीडियोस में तो बड़ा अच्छा मामला चल रहा था, लेकिन अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। ये मुसीबत आपको गले लगानी पड़ेगी भाई, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत मेहनत तलब काम है और आपको करना पड़ेगा, वरना केमिस्ट्री में आप बैठ जाइए, आप आगे नहीं बढ़ सकते आप। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब हमें क्या दे रही है? हमें मोल भी दे रही है और एसटीपी पे क्योंकि ये सारा सेटअप है इसलिए हमें इनके वॉल्यूम भी मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब ज़रा टेक्निकल बात यहाँ पर आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो सब कुछ सेटअप आपने बनाया है, आपने इस गिवन सेटअप के साथ इसको मिक्स नहीं करना, इसको अलग अलग रखना है। मोल यहाँ पर भी है और वॉल्यूम यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, ये अलग मामला है, ये अलग मामला है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। अब हम यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन का हवाला देंगे। ठीक है, उसने क्योंकि वॉल्यूम पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आप बोलेंगे वॉल्यूम किस में पूछा था, याद है? लीटर में। अब ज़रा एक और टेक्निकल बात आप समझ लीजिए, अभी एक ट्विस्ट बाकी है। ये जो लीटर है ना, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बराबर है क्यूबिक डेसीमीटर के, क्यूबिक डेसीमीटर के, यानी कि 1 लीटर जो है वो बराबर है 1 क्यूबिक डेसीमीटर के। और इसी तरह अगर ये क्यूबिक डेसीमीटर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा तो इसका मतलब लीटर कितना होगा? लीटर भी इतना ही होगा, 22.4 लीटर। इसको ज़रा आपने बात को समझना है। अब जो यहाँ पर गेम है सारा का सारा वो इक्वलिटी का है। ये क्लियर हो गई है आपकी बात? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब हम इस इक्वेशन का हवाला देंगे। इस इक्वेशन के मुताबिक हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में, एक ही बात है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अपना टारगेट इक्वेशन के अंदर ज़रा लोकेट कर लें। उसने आपसे वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं पूछा, उसने आपसे ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछा, उसने आपसे वॉल्यूम पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये है आपका टारगेट। ठीक है, और किस चीज़, कौन सी चीज़ का उसने आपको मोल या मास वगैरह दिया हुआ है? तो उसने आपको मोल दिए हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी उसने आपको दी हुई है उसको भी ज़रा आप निशान लगा लें, और जिस चीज़ की क्वांटिटी पूछी जा रही है उसको भी आप निशान लगा लें। केमिकल इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ें आपके काम की नहीं होती हैं, बात ज़हन नशीन कर लें आप। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब ये वो चीज़ है जिसकी वैल्यू उसने हमें दी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये वो चीज़ है जिसकी वैल्यू वो हमसे जानना चाहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या उसने हमें मोल दिए हैं? जी बिल्कुल, उसने हमें मोल दिए हैं, ये लिखे हुए 0.450 मोल ये दिए हैं उसने। किसके हैं ये मोल? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं 0.450 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के उसने आपको दिए हुए हैं, याद दहानी के लिए।
ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यूनिटरी मेथड अब आएगा, लेकिन अब एक चीज़ आप ज़रा इक्वलिटी का एक और कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना है, वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अभी देखें, दोबारा बता देता हूँ। आपको मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना है, वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है। यहाँ पर जो मोल दिए गए हैं आपको, किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसकी मदद से आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका। दोबारा सुन लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स की मदद से आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लीटर्स में या क्यूबिक डेसीमीटर में। ये कैसे होगा ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसको यहाँ हम बताएंगे कि 2 मोल जो हैं, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो कितना वॉल्यूम बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का? 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ हम इसका हवाला देंगे। 2 मोल, अब आ रहा है हमारे पास यूनिटरी मेथड। 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस, ये लिखने के बाद आप इक्वल का निशान लगाएं, और 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस इक्वल टू 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड। यूनिटरी मेथड का दूसरा स्टेप अब आएगा। ठीक है, ये होगा 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस, यहाँ तक करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। इक्वल के निशान के बाद जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ हो उसको दोबारा लिखें, 44.8, डिवाइड का निशान लगाएं। अब पहली लाइन में आ जाएं, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ हो उसको आपने यहाँ लिखना और डिवाइड कर देना है। जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ, 44.8 डिवाइडेड बाय 2, 44.8 डिवाइडेड बाय 2, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यूनिटरी मेथड का तीसरा स्टेप आएगा, जिसमें हम गिवन वैल्यू को लेके आएंगे। गिवन वैल्यू हमारे पास ये रही, मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लिखेंगे 0.450 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस इक्वल टू, जो आपका सेकंड स्टेप पे जवाब आया है ना, ये जवाब आया ना सेकंड स्टेप पे, इसको दोबारा लिखें, मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, और इसी लाइन में शुरू में जो नंबर हो उसको यहाँ ले आइए आप, 0.450, इसको मल्टीप्लाई कर दें। आपका मतलूबा जवाब अब आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.450, 10.08 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो उसने क्या पूछा था आपसे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही बात है। तो आपने 10.08 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड अभी फाइंड आउट कर लिया। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यूबिक डेसीमीटर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसकी जगह पे लीटर लिख लें, लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका जवाब हो गया। अगर आप अपने बुक के सॉल्यूशन में भी देखें, सिर्फ जवाब देख लें, क्योंकि अगर बाकी सॉल्यूशन देखेंगे और यूनिटरी मेथड के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है इक्वेशन की मदद से अपने मसले को हल करने की, तो सॉल्यूशन देख के आपको चक्कर आएगा। इसलिए बेहतर ये कि आप डायरेक्ट जवाब देखें। तो जवाब यहाँ पर 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10.08 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल वही जवाब आ रहा है जो कि आपकी बुक में आ रहा है, वही जवाब मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो सर बुक में तो 8 लाइनों में जवाब दे दिया और आपने इतनी लंबी तकरीर की है इसको समझाने के लिए। मैंने कोई लंबी तकरीर नहीं की, ये तो मैंने बहुत शॉर्टेस्ट वे में समझाया है। ठीक है, जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड आता होगा ना, वो तो
समझ रहे होंगे कि ये कितनी मेहनत से मेथड सीखा जाता है, तब जाके इक्वेशन से हम अपने मसले हल करते हैं। जो सीनियर बच्चे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, न्यू बुक का स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर वो पढ़ चुके होंगे, ढेर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, यूनिटरी मेथड के ऊपर उनकी ग्रिप होगी, वो तो सेकंड में पहचान जाएंगे। जो 9th के बच्चे हैं वो परेशान होंगे, परेशान होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन नसीहत मेरी सुन लीजिए, अगर आपने इसके ऊपर ग्रिप ना की तो फिर आपको परेशानी होगी। मैं टिप दे चुका हूँ, अभी से 9th में से अभी से इसके ऊपर ग्रिप कर लें। 12 वीडियोस जो हैं मोल के ऊपर बना चुका हूँ, जिसमें सब ये यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। कोई एक भी वीडियो उसके अंदर बेकार नहीं है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। इसके अलावा भी और मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो इसके ऊपर अपनी ग्रिप कर लें। बाकी चलते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं कि शायद ही, ठीक है, शायद ये आपको एग्ज़ाम में दी जाए। मेरा जहाँ तक ख़्याल है आपको एग्ज़ाम में ये वाली इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। क्यों नहीं दी जाएंगी? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और 9th का लेवल आपका जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं नहीं समझता कोई पेपर बनाने वाला इस किस्म की एग्ज़ाम्पल को एग्ज़ाम में आपको देगा। अगर देगा तो बड़ा ही ज़ालिम होगा भाई, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 के अंदर हम ये सब कर चुके। पार्ट 3 के अंदर हम जो है वो पेज नंबर 32 पे आपके न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, वो देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।